हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मोशन। शुरू करते हैं अपना टॉपिक और जिसका नाम है मोशन। तो आपको पता होना चाहिए कि मोशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन है। लेकिन याद रखना, ये पोजीशन जो चेंज हो रही है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी, क्योंकि जो भी हम ले रहे हैं वो किसी ना किसी दूसरी रुकी हुई बॉडी के तुलना करके ले रहे हैं, उसके साथ उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे दो चीजें चल रही हैं और वो अगर सेम चल रही हैं, समान उनके अंदर मोशन हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक चीज मोशन में और दूसरी चीज मोशन में नहीं है, क्योंकि हम जब भी कभी देखेंगे वो चीज हमारे सामने होगी। जैसे कि अर्थ घूमती है, हम सबको पता है, लेकिन कोई अगर आपसे कहे कि आप घूम रहे हैं, आपका घर घूम रहा है, या सामने वाला जो व्यक्ति है जिसका घर बना हुआ है या वो बैठा हुआ वो भी घूम रहा है, तो आप नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? वो इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि हम जब मूव कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारे अनुसार हमारे साथ साथ मूव कर रहा है। तो हम आमने सामने होते हुए भी एक दूसरे को ऐसा नहीं लग पा रहा है कि मोशन में है हम। लेकिन ये तब हो सकता था कि मैं यहीं रुका रहता और सामने वाली चीज जो है वो मूव करती रहती, यानी अपनी पोजीशन चेंज करती रहती। तो हम कह सकते थे कि जो मोशन है वो हो रहा है। तो इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि मोशन क्या है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो बड़े अच्छे से। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। यानी हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। कैसे? कौन से ऑब्जेक्ट को? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। स्टेशनरी मैंने जानबूझ के बोल रहा हूं, रुकी हुई। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब किसी गाड़ी में बैठ के, खासकर बस है या अपनी खुद की कार में बैठ के आप जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप बाहर की ओर देखते हैं तो बाहर की ओर जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो पीछे की ओर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? कोई पेड़ तो जहां है वो तो वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कार में बैठे हुए तो हमें ये लग रहा है कि हम रुके हुए हैं, हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हमारे लिए जो बाहर की चीज है वो लग रही है कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, क्योंकि लगातार जो सीन है बाहर का वो चेंज हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि सामने की जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और हमें लगता है कि कार के बाहर की चीज मोशन में है और हम नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, जो रुका हुआ भी है, खड़ा हुआ है सिंपली, और उसके सामने से कोई गाड़ी निकल जाए या तुम उस गाड़ी में बैठे हो तुम्हें दिख रहा है, तो उससे साफ मालूम पड़ जाएगा कि दैट यू आर इन मोशन, क्योंकि वो खुद एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इसीलिए कहा जाता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको समझ में है लाना है। पहला, एक तो पोजीशन का चेंज होना चाहिए। चेंज इन पोजीशन, मोशन तभी मानी जाएगी जब पोजीशन में चेंज होगा। दूसरा, आप जब भी कभी इस पोजीशन में जो चेंज देख रहे हो वो देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्टकट लिख देता हूं WRT, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। अब यहां पे हमने इतनी बात कही कि मोशन क्या है। अब हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मोशन जो हो रही है वो वास्तव में उसमें हम लोग किस तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, जो हम दूरी कवर करते हैं, वो कैसे हम कवर करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे तब हम ये समझ में आएगा कि मोशन कैसे हो रही है। जैसे यहां हम बात करेंगे, दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। डिस्टेंस क्या होता है? अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछो तो आप कहोगे टोटल ट्रेवल्ड पाथ, मतलब जितना आपने टोटल रास्ता तय किया, चला, वही कहलाता है डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा, ये भी डिस्टेंस ही होती है, बट ये जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और याद रखना ये होता है इन स्ट्रेट पाथ, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये टोटल ट्रेवल्ड पाथ है और ये डिस्टेंस है हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और वो भी स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ में हो रहा है तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा कम से कम दूरी की होती है, कह सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन स्ट्रेट पाथ इन द गिवन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस इज द टोटल ट्रेवल्ड पाथ बाय अ बॉडी। तो ये जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। एक बात जो समझने की है, यहाँ पे ध्यान देने की, वो ये है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? आपने कहीं से कोई जगह से चलना स्टार्ट किया और लौट के फिर आप अपनी पोजीशन पे आ गए। सपोज एक बच्चा अपने घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से वापस अपने घर आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी घर थी और फाइनल पोजीशन भी घर है। तो फिर वो क्या हो गया? वो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि वहां पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। जबकि डिस्टेंस वहां पे हुई, मान लीजिए आपका घर और स्कूल की जो दूरी है, मान लीजिए 2 किलोमीटर की है, तो 2 किलोमीटर का जाना एंड 2 किलोमीटर का आना, टोटल हो गया 4 किलोमीटर। यानी कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका जीरो। इसीलिए मैंने कहा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम कभी भी एक जैसा नहीं मान सकते, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो बात समझ में आ गई होगी, और इसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। डिस्टेंस याद रखना एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड की जानकारी भी मिलती है और डायरेक्शन की जानकारी भी मिलती है। इसके साथ साथ इन दोनों की जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट होती है, वो दोनों की सेम है। वो है आपकी मीटर, वो दोनों की सेम है, इसको मीटर बोलते हैं। एसआई यूनिट, लार्जर यूनिट है इसकी किलोमीटर। वैसे तो और भी बड़ी यूनिट होती हैं डिस्टेंस के लिए, लेकिन किलोमीटर हम यहाँ बोल रहे हैं। मीटर से छोटी भी यूनिट होती है, वो है सेंटीमीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की। अब हम लोग जो यहाँ बात करेंगे, वो बात करेंगे कि मोशन जो हो रहा है वो हमारा कितने प्रकार का हो रहा है। तो मोशन को हम लोग
दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके लिए आपको समझना ये है, यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी मानी जाती है जब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल की जा रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी when a body travels equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform motion। और यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा याद रखना कि जो ग्राफ होगा उसका स्लोप स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी लाइन। ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में हमने बनाया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो जो ग्राफ बन के आएगा उसका स्लोप होगा, वो कहलाएगा मोशन। इसको हम स्पीड भी कहेंगे, बाद में कहेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं मोशन की। तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद में बात आती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन की हम बात कर रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। तब हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी कि व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal intervals of time, then it is said the body is in non-uniform motion। non-uniform motion में याद रखना बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसको हम एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे करके हम स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कोई सिटी है, इसका नाम ए है, और ये कोई सिटी है, इसका नाम बी है। इन दोनों सिटीज के बीच में मान लीजिए कुछ दूरी है, मान लीजिए हमने 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों शहरों के बीच में। हमने क्या करा कि इसको मेजर किया कि हम ए से जब बी जा रहे हैं तो हम कितने समय में गए। तो हमने इक्वल इक्वल दूरी का एक इंटरवल बना लिया। जैसे मान लीजिए कि हमें 50 किलोमीटर को ट्रैवल करने में लगता है 1 घंटा, मान लीजिए 1 आवर। तो हमने 15 मिनट्स के 4 इंटरवल्स ऑफ टाइम बना लिए। तो ये 15 मिनट का एक स्लॉट है और ये 15 मिनट का एक स्लॉट है। इसी तरीके से हमने 15 मिनट्स के स्लॉट बना दिए। ठीक है, अब इसको समझना बड़ा आसान है। अब मान लीजिए मैंने अपनी जो भी वॉच है उसको मैंने देखा, तो मैंने देखा कि 15 मिनट में मैंने अपनी घड़ी में देखा कि हमने दूरी चल ली 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। अगले 15 मिनट में भी हमने दूरी चली 12.5, अगले 15 मिनट में भी हमने दूरी चली 12.5 किलोमीटर, फिर हमने अगले 15 मिनट में भी दूरी वही चली 12.5। तो आप देखो इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? तो हम बोल देंगे इसको यूनिफॉर्म। ऐसा जब है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यही काम ऐसा ना हो कि इस तरीके से हो कि पहले तो मान लीजिए पहले 15 मिनट में आप गए 10 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में आप चले गए 15 किलोमीटर,
अगले 15 मिनट में आप चले गए सपोज करो 20 किलोमीटर। ध्यान रखना मैं कैसे बोल रहा हूं। तो अब बचा कितना 15 मिनट, उसमें आप चले गए मान लीजिए 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से टोटल 50 हो गया। लेकिन आप हर बार देख रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इस प्रकार का कोई मोशन हो रहा है तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बात समझ में यहां आ गई होगी इस एग्जांपल से। नॉर्मली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब हम सड़क पे जाते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि कभी हो सकता है कि सड़क पे भीड़ हो और आप धीरे चल रहे हो, कभी एकदम सड़क खाली मिल गई, आपने बहुत तेजी से उस डिस्टेंस को कवर किया। तो इसलिए नॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली ज्यादा सही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका जो स्लोप होगा वो थोड़ा सा कर्व होगा। यहां पे अगर ऐसा कोई भी ग्राफ आपका बनता है या आपको दिखाई पड़ता है तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड को हम कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं? वैसे तो सिंपल सी चीज है कि 1 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो हमारी कहलाती है स्पीड। 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से और स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। तो यहां बन गया v इक्वल टू एस अपॉन टी। तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू एस अपॉन टी। इस फॉर्मूले में जो वेलोसिटी स्पीड है उसकी यूनिट है SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट है। अगर आपसे कोई कहे कि इसका डेफिनेशन बताइए तो क्या बताओगे? आप कहोगे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्पीड। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी 1 सेकेंड में कुछ दूरी तय करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी स्पीड में है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक हम उसको स्पीड में नहीं मान सकते। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है स्पीड। अब स्पीड को हम मेजर कैसे करते हैं? तो स्पीड को मेजर करने का होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है, इसका नाम होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की सहायता से हम स्पीड को मेजर करते हैं। और एक होता है मीटर ओडोमीटर। इसकी सहायता से हम लोग कि हमने जो ट्रिप मतलब जो हमारी यात्रा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितनी की, एक पर्टिकुलर ट्रिप के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर होता है। तो डिस्टेंस बताता है ओडोमीटर और स्पीड बताता है स्पीडोमीटर। तो ये हो गया स्पीड के लिए और ये हो गया डिस्टेंस के लिए। ऐसे एक होता है टैकोमीटर। इससे हमें मालूम पड़ता है आरपीएम। जो हमारा व्हील होता है वो कितना तेजी से घूम रहा है। उसके लिए भी गाड़ियों में एक मीटर लगा होता है, डिवाइस लगी होती है जिसका नाम होता है टैकोमीटर। और ये टैकोमीटर हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग द आरपीएम, राउंड पर मिनट कैलकुलेट करता है। अब इतना हम लोग स्टडी कर लिया है।
अब हम बात करेंगे कि स्पीड कितने प्रकार की होती है, या हम इसको भी क्लासिफाई करते हैं। स्पीड को भी, स्पीड दो भागों में होती है। इसको भी हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान रखना, डेफिनेशन जो हमने मोशन में बोली थी वही यहां पे भी है, बस वहां हमने मोशन वर्ड यूज किया था, यहां पे हम स्पीड शब्द का प्रयोग करेंगे। The body is said to be in uniform speed when it travels equal distances in equal intervals of time. फिर सुन लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। और इसमें हम बोलेंगे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम वही है जो मैंने पहले बोला था, वही यहां बोला है। आप उसको रिपीट करके सुन लेना और आपको याद हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है। तो स्पीड में इतना है, और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसके लिए स्ट्रेट लाइन आएगी और इसके लिए एक कर्व आएगा। यहां पे भी टाइम और यहां पे डिस्टेंस, यहां पे भी टाइम और यहां पे डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होते हैं। यहां पे यूनिफॉर्म है स्पीड और यहां पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये ग्राफ कैसे बनते हैं। स्ट्रेट लाइन का होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनता है, यूनिफॉर्म में क्या बनता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी जो टॉपिक है ये एक प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी लगभग सेम चीज है, बस फर्क इतना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वहां डिस्टेंस लिया जाता है। यहां पे मैग्नीट्यूड भी है, उसकी जो वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड भी होगा कोई ना कोई, और उसकी डायरेक्शन भी होगी। और इसके साथ साथ जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहां पे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। यानी कि कोई भी बॉडी जब एक सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट दिखाती है या डिस्टेंस ट्रैवल करती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन स्ट्रेट पाथ, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर वेलोसिटी है। यानी कोई भी बॉडी वेलोसिटी में तभी मानी जाएगी जब वो एक सेकेंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट करेगी, दैट इज वेलोसिटी। तो यहां पे फिर बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। जैसे स्पीड की एसआई यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, ऐसी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। दोनों की एसआई यूनिट सेम है। एसआई यूनिट जितनी होती है वेलोसिटी की वही होती है स्पीड, यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, यूनिट के मामले में कोई अंतर नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी यहां पे क्या है कि वेलोसिटी क्या है। अब बात यहां आती है कि वेलोसिटी और स्पीड क्या दोनों एक समान है जब सब कुछ सेम है। तो अभी मैंने बताया था ऐसा नहीं है। स्पीड में डिस्टेंस लिया जाता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। तो जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर बोल रहे हैं, ऊपर हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में, और नीचे टाइम है, टाइम टेकन। अब आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन, ये लिख दिया है मैंने आपके लिए, वैसे तो मोटरली भी आप ऐसे समझ गए होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो डिवाइड अपना भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो।
और स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि वहां ऊपर लिखा होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई होगी जो हम क्या आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब बात आएगी इसका जो वेलोसिटी के दो भागों में हम इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म। डेफिनेशन वही है, सेम, कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको बोल के बता दे रहा हूं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल distances in equal intervals of time in straight path in the given direction। देखो दो लाइन या दो वर्ड हमने जोड़ दिए, क्या जोड़े हमने? in the given direction in the straight line, straight path, बाकी सब कुछ सेम। फिर सुन लीजिए, the body is said to be in uniform velocity, the body is said to be in uniform velocity when it travels equal distances in equal intervals of time in straight path in the given direction, in straight path in the given direction। ये बात ध्यान रखें। नॉन यूनिफॉर्म में वही बात है, द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी when it travels unequal distances in equal intervals of time in straight path in the given direction in which the body is moving। जाहिर बात डायरेक्शन वही होगा जिसमें बॉडी मूव कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म में सब कुछ सेम है जो हमने स्पीड में बोला था, बट वेलोसिटी केस में आप इन द गिवन डायरेक्शन इन द स्ट्रेट पाथ बोलना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो टॉपिक है उसको लेकर यहां हम आपसे चर्चा करेंगे, वो है टॉपिक एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहां पे v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है? ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ये फाइनल की है, ये इनिशियल की। यानी जब कोई बॉडी चलती है तो अपने जहां से चलना स्टार्ट किया उस समय जो स्पीड होगी वो इनिशियल होगी, और जहां वो पहुंच रही है उस समय जो स्पीड होगी उसके अंदर फाइनल पोजीशन पे वो कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। और हमने अपॉन में टाइम लिखा यानी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी माइनस कर दिया तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई होगी। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम मीटर सेकेंड, यहां पे हम -2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन की बात। अब एक्सेलरेशन जो है वो भी दो प्रकार के हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? वही सेम बोला, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द चेंज इन वेलोसिटी, if the change in velocity increases by equal amounts in equal intervals of time in a straight path in the given direction, then
इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर सुन लीजिए मैंने बोला क्या, और उसको याद करिए, सुन के बार बार वीडियो को रिवर्स करके फिर फॉरवर्ड करना, समझते रहोगे आगे पीछे करके। मैं फिर से बोलता हूं, बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस या इंक्रीजेस in equal amounts या by equal amounts with equal intervals of time in straight path in the given direction। बात समझ में आ गई होगी। नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या बोलेंगे, सेम वही चीज है। द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, then the velocity increases by unequal amounts। देखो पहले मैंने बोला था by equal amounts, अब मैं बोल रहा हूं by unequal amounts in the equal intervals of time in the given direction in straight path। तो फिर से मैं बोलता हूं, the body is said to be in non-uniform acceleration when the velocity increases or changes by unequal amounts in equal intervals of time in straight path in the given direction। तो ये हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये बनता है टाइम और वेलोसिटी के बीच में। और नॉन यूनिफॉर्म जो होगा वो भी बनेगा टाइम और वेलोसिटी के बीच में, लेकिन उसमें जो स्लोप होगा वो थोड़ा कर्व वाला है। तो ये स्ट्रेट के लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म जो होगा वो कर्व वाला होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। स्ट्रेट जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होता है, वर्ड है, टर्म है, यूज होता है। वो तब करेंगे जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो, समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो, ना घट रहा हो ना बढ़ रहा हो। तो हम ऐसा जब कोई एक्सेलरेशन नोटिस करते हैं तो उसे कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ऐसी कंडीशन जब v और u सेम होगा तो ऑब्वियसली वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसी केस में जो a होता है वो जीरो होता है, जब वहां पे वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। डीसेलरेशन, डीसेलरेशन कह दो या नेगेटिव एक्सेलरेशन कह दो या रिटार्डेशन कह दो, बात एक ही है, तीनों एक ही चीज है। तो आपको इनका मतलब समझना है। अभी हमने बोला था कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। बाकी सब कुछ वही है जो हमने बोला था यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। कैसे? A body is said to be in negative acceleration, या बोल सकते हो a body is said to be in deceleration or retardation when the velocity decreases, by equal amounts in equal intervals of time in the given direction in the straight path। तो हम इसको नाम देते हैं डीसेलरेशन। यहां पे डिक्रीज होता है, इसीलिए यहां पे जो ए आएगा वो निकल के निगेटिव में आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नीट्यूड निगेटिव हो गया, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, सिर्फ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वो रिटार्डेशन हो रहा है, डीसेलरेशन हो रहा है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस साइन देखते हैं, बोले अच्छा वैल्यू भी पूरी माइनस में हो गई, मैग्नीट्यूड माइनस का हो गया। अरे भाई कोई भी चीज जीरो हो सकती है ना, माइनस में चली जाएगी। गाड़ी की आप स्पीड कम करोगे तो कम करके जीरो तो कर दोगे, स्पीड तो ना माइनस चली जाएगी। तो वहां माइनस का साइन आने का मतलब कि वो चीज रिटार्डेशन हो गया, यानी कि स्पीड घट रही है, रिटार्डेशन हो गया। पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो यही होता है, डिसेलरेशन होता है। अब बाकी सब कुछ वही है, यूनिट इज ऑल्सो सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट सेम होती है। और अगर आप चाहो तो यहाँ भी उसको क्लासिफाई कर सकते हो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी, बस वहां पे इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी, यहाँ पे डिक्रीज होगी।
एवरेज वेलोसिटी, और एक था एवरेज स्पीड। ये दोनों टॉपिक हैं, इसको मैंने यहां पे इसलिए लिया है कि एक साथ दोनों को कंपेयर कर लूंगा मैं। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन। इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी होती है उसका अर्थमेटिक मीन ये हमारा कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। जबकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस टेकन या ट्रेवल्ड या कवर्ड, जो भी चाहे लिख दो, अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ गया। यहां पे हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन का अर्थमेटिक मीन लिया है, और यहां पे हमने क्या लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालते समय ये फॉर्मूलों का जो याद रखना। और यहां पे एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v के ऊपर एक बार लगा के। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये ऐसे करके। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं। तो आई थिंक ये हमारे पास टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हम अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो उसको यहाँ रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की इक्वेशंस कैसे बनाते हैं मोशन के लिए इन स्ट्रेट पाथ, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।